अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट। और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसका यूज करके अरिथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है। एक और ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसका नाम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि इसमें दो ऑपरेटर यूज होता है। इक्वल्स टू जो होता है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। अब इसको असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, चलो समझते हैं। असाइनमेंट वर्ड बना है असाइन से। किससे बना है? असाइन। ये करता क्या है? इक्वल्स टू का जनरली यूज हम लोग कहां करते हैं? जैसे अगर याद होगा तुम लोग, हम लोग कोई वेरिएबल बना दिए एक्स, एक्स इक्वल्स टू 20, ये लिख दिए। ये 20 को क्या करेगा? एक्स को असाइन करता है, मतलब एक्स में 20 को असाइन मतलब स्टोर करता है। तो इक्वल्स टू क्या बोलता है? बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को असाइन करना है। जैसे अगर मान लो तुम कहीं पे बनाए वेर नेम, अब फिर तुम दे रहे हो नेम इक्वल्स टू अमित, ठीक है? तो ये अमित को हम असाइन कर रहे हैं कहां पे? नेम में। तो किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं? असाइनमेंट का। तो अब हम लोग के पास दो तरह का ऑपरेटर होगा। एक तो हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो हमारे पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मॉडुलस है। और एक ऑपरेटर कौन है? असाइनमेंट। जब ये दोनों को एक साथ यूज किया जाता है मिला के, तो उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसका काम क्या है, चलो बताते हैं। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? इसमें दो काम होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होता है और असाइनमेंट का भी काम होता है। जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू। तो जितना अरिथमेटिक ऑपरेटर है उतना ही तुम्हारा अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। बस अंतर क्या होता है? उसके साथ इक्वल्स टू ऐड हो जाता है। अब ये काम कैसे करता है? ये काम क्या करता है, ध्यान से देखो। अगर तुम लिखते हो एक्स प्लस इक्वल्स टू वाई, तो एक्स और वाई यहां क्या ऑपरेंड है। तो ये समझता क्या है? एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मतलब सिंपल सी बात है कि एक्स के वैल्यू में वाई को वैल्यू को क्या करेगा? पहले प्लस तो पहले ऐड करेगा, और जो रिजल्ट होगा उसको लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में कौन है? एक्स, तो उसमें डाल देगा। जैसे अगर हम समझाने के लिए बताएं तो चलो एक हम अभी एप्लीकेशन खोलते हैं, व्हाइट बोर्ड। जैसे देखो यहां पे अभी तुम क्या करते हो, सपोज एक एक्स लिए और एक्स में क्या डाल दिए? 20। वाई में क्या डाल दिए? 50। और तुमको कोई क्या बोला कि x का वैल्यू में y का वैल्यू जोड़िए और वापस उसको x में डाल दिए। तो जो पहले तरीका, जो नॉर्मल तरीका, वो क्या कर सकते हैं? x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, मतलब x का जो वैल्यू है 20 और y का जो वैल्यू है 50, दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा? 70। तो पहले कैलकुलेशन किया और इस 70 को वापस कहां डाल दीजिए? x में। x का वैल्यू जो हमारा पहले क्या था? 20 था, और y का वैल्यू क्या था? 50 था। अब हमारा ये पूरा रन होने के बाद x का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू वही रहेगा, लेकिन अब इसमें इतना लंबा लिखना पड़ा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग। उसको क्या, कैसे, चलो देखते हैं। इसी को अगर शॉर्ट में लिखना है तो मान लो कि x का वैल्यू तुम्हारे पास है, x का वैल्यू है 20 और y का वैल्यू है 50। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस इक्वल्स टू वाई। इसका मतलब ये होता है कि x के वैल्यू में y का वैल्यू पहले क्या करिए? ऐड करिए, और जो रिजल्ट आएगा उसको कहां डाल दीजिए? x में, हमेशा लेफ्ट साइड में जाता है। तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा कि x के वैल्यू में y का वैल्यू जोड़िए। तो x का वैल्यू क्या? 20 प्लस y का वैल्यू क्या है? 50 इक्वल्स टू 70। 70 कहां चला जाएगा? x में। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। लेकिन अभी मान लो कि तुम्हारे पास अगर कोई ऐसा बोलता है कि तुम्हारे पास x का वैल्यू है 50, y का वैल्यू है 60, और यहां लिखा हुआ y प्लस इक्वल्स टू एक्स, तो बताओ इसके बाद x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा? हाँ, क्योंकि यहां लेफ्ट साइड में कौन है? y है। तो y के वैल्यू में x का वैल्यू जुड़ेगा। तो y का वैल्यू क्या है? 60, तो उसमें x का वैल्यू जुड़ेगा।
तो कितना हो गया 110। तो x का वैल्यू वही रह जाएगा जो लेफ्ट में है, राइट में है, लेकिन y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 110। ये हमेशा ध्यान देना होगा कि जब भी स्टोर होता है तो कहां होता है, लेफ्ट साइड में होता है। अब यहां अगर मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है सपोज प्लस, अगर मान लो कि यहां पे ऐसा है a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5 और यहां लिखा हुआ a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू b, तो a और b का वैल्यू क्या होगा, ये एस्ट्रिक मल्टीप्लाई इक्वल्स टू है, सब में सेम होगा कि a के वैल्यू में b के वैल्यू मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्ट आएगा वो a में स्टोर होगा। तो a का वैल्यू क्या 10 इंटू 5 50 होगा, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 और b का वैल्यू वही रह जाएगा। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों तरफ वेरिएबल ही हो, एक तरफ वेरिएबल और एक तरफ लिटरल्स भी हो सकता है। जैसे मान लो यहां पे ऐसा दिया हुआ है a इक्वल्स टू 10 और यहां लिखा हुआ a माइनस इक्वल्स टू 5, a माइनस इक्वल्स टू 5, इधर तो वेरिएबल है, इधर क्या है लिटरल है। इसका मतलब क्या हो गया कि a के वैल्यू में 5 को माइनस करिए और जो रिजल्ट आएगा कहां डाल दीजिए a में, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रहे कि दोनों तरफ वेरिएबल हो सकता है या एक तरफ वेरिएबल एक तरफ लिटरल हो सकता है, लेकिन इसमें एक लेकिन है कि लेफ्ट साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए, लेफ्ट साइड में लिटरल नहीं, क्योंकि वैल्यू लिटरल में स्टोर नहीं हो सकता, वेरिएबल स्टोर कहां होता है वेरिएबल में। तो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर दोनों वेरिएबल है तो कोई टेंशन नहीं है, जो लेफ्ट होगा उसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर एक वेरिएबल और एक लिटरल है मतलब डायरेक्ट वैल्यू है, तो ये तुमको हमेशा वैल्यू को कहां रखना पड़ेगा, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नहीं रख सकते। तो अगर हम लोग प्लस इक्वल्स टू करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स के वैल्यू में y का वैल्यू जुड़ेगा और वापस x में चला जाएगा। माइनस इक्वल्स टू करते तो क्या होगा, x में से y का वैल्यू माइनस होगा और जो रिजल्ट होगा वो x में चला जाएगा। x डिवाइड इक्वल्स टू y का मतलब क्या होगा कि x के वैल्यू को y के वैल्यू से डिवाइड करेगा, जो रिजल्ट होगा x में चला जाएगा। x मल्टीप्लाई इक्वल्स टू y का मतलब क्या हो गया कि x का जो वैल्यू है वो y से मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्ट होगा x में चला जाएगा। उसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया और ये उसका नॉर्मल फॉर्म हो गया। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये पुराना तरीका हो गया, ये तुम्हारा ये ऑपरेटर पढ़ लिया तो ऐसे भी कर सकते हैं। x मॉडुलस y, x को y से डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर आएगा वो x में स्टोर हो जाएगा। और वही अगर y इधर रहेगा तो सब में क्या होगा, y में स्टोर होते चला जाएगा। ये हमारा होता है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। एरिथ असाइन डेमो डॉट HTML कोड उठा लेते हैं, यही ऐड डेमो से ही या कहीं से भी अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला कोड उठा लेते हैं और यहां डाल दिए। यूजर से वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, यूजर से num1 और num2 ले लिए और यहां करते हैं num1 प्लस इक्वल्स टू num2 और यहां देते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहां देते हैं रिजल्ट कोलोन और फिर प्लस करके num1 प्रिंट करते हैं, या ऐसे सीधा करते हैं num1 num2 दोनों प्रिंट करते हैं, समझ में आ जाएगा। num1 का वैल्यू क्या है ये रन होने के बाद और कंसोल डॉट लॉग num2 का वैल्यू क्या है। चलो रन कराते हैं। पूछा नंबर 30 दिए और 10 दिए, आ गया, कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि लॉग वाला कहां दिखता है, इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल में जाके देखो 40 और 10, ठीक है 40 और 10। अब 40 और 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा देखो हम लोग क्या क्या डाले थे, हम लोग डाले थे 30 और 10, तो 30 प्लस 10 40 हुआ, वापस नंबर में चला गया तो नंबर का तो 40 हो गया, लेकिन नम 2 का क्या आ गया 10 का 10 ही रह गया। अभी यहां माइनस इक्वल्स टू कर देते हैं, वापस से रन कराते हैं।
वापस से रन कराते हैं और यहां पे डालते हैं 20 और 5, दोबारा रन करना। हाँ, कितना आया? नंबर 1 हो गया 15 और ये 5 का 5 रह गया, क्योंकि हमेशा काम कहाँ होता है? नंबर 1 में होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू करते हैं, हम लोग डाले 20 और 5, नम 1 हो गया 100, 20 इंटू 5, नम 2 तो जो है वही रह गया, क्योंकि हम बोले थे कि इधर ही स्टोर होता है, ये वैल्यू वही रह जाता है। डिवाइड इक्वल्स टू करते हैं 100 और 5, आजा भाई, क्यों नहीं आया? 20 और 5 मॉडुलस करते हैं, सेव किए, 20 और 3, नंबर 1 ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, ये पॉइंट में आ रहा ना, देखो फ्लोट में कभी भी रिमाइंडर इस तरह से, देखो आया है रिमाइंडर ठीक, लेकिन गड़बड़ हो रहा, थोड़ा सा रुक जाओ, रिमाइंडर नहीं आया, गलत, ये डिवाइड हो गया। तो अगर तुम्हारा फ्लोट में रहता है तो ये डिवाइड रिमाइंडर नहीं देता है, हमको यहाँ पे देना पड़ेगा INT। रिमाइंडर जो है वो INT के साथ काम करता है, फ्लोट के साथ नहीं। फ्लोट में वो डिवाइड का काम कर देता है, क्योंकि फ्लोट में डिवाइड हो सकता है ना, पॉइंट में रिजल्ट आ सकता है, इंटीजर में पॉइंट में रिजल्ट नहीं आ सकता। देखो अब 20 और 3 देते हैं, कितना है? 2 आया, तो क्या हुआ, 3 से 20 को डिवाइड किया तो 6 3 जा 18, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2। तो ये आप अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज करके दिखा दिए। बाकी जो अगला 2 ऑपरेटर हम बताने जा रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट वाइज अभी हम बता देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट और लूपिंग कंस्ट्रक्ट, वहां पर उसका यूज प्रैक्टिकली करके दिखा पाएंगे। चलिए, ये सब चीज जो है जनरली आप C++ जावा जो पढ़ के आता है उसको नहीं पढ़ना पड़ता, आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ के आए हैं तो आपको इस चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट कहां पे होता है? बाकी लैंग्वेज के अंदर भी होता है। ये सेम कॉन्सेप्ट बाकी लैंग्वेज के अंदर होता है, तो अगर बाकी कोई भी लैंग्वेज अगर कोई पढ़ के आता है तो ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है। अब वैल्यू को यहां पे किसको कंपेयर करें, तो जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू को कंपेयर करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को जब कंपेयर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि बराबर है, बराबर नहीं है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए किसका यूज होता है? कंपैरिजन। अब इसमें होता क्या है कि जब दो वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आता है ट्रू या फॉल्स, बुलियन आता है, बुलियन लिटरल क्या आता है, बुलियन डेटा टाइप का वैल्यू आता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, मतलब हाँ में जवाब आएगा या ना में आएगा। जिसमें कौन कौन सा है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और दो और है इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो इसको समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो अगर मान लो कि यहां पे पहला वेरिएबल लेस देन दूसरा वेरिएबल, तो अगर पहला वाला दूसरे से लेस है, अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। अगर देते हैं एक्सप्रेशन 1 ग्रेटर देन एक्सप्रेशन 2, पहला वाला को चेक करेगा दूसरे से बड़ा है कि नहीं है, अगर बड़ा है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ऐसे चलता है। तो दिखाते हैं अभी हम करके कुछ एग्जांपल्स देके व्हाइट बोर्ड में। जैसे भी हम लोग यहां पे क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, या एक ही वेरिएबल ये दो ले लेते हैं। यहां a इक्वल्स टू तुम डाल दिए 50 और b को मान के चलो 20। और अगर तुमको कोई ये कह रहा है कि a लेस देन b, क्या a का वैल्यू b से लेस है? नहीं, तो ना का मतलब यहां रिजल्ट क्या आ जाएगा? फॉल्स। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ कि a लेस देन 100, a का वैल्यू क्या है 50, लेस देन 100 है, यहां क्या आ जाएगा? ट्रू। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ p लेस देन, अच्छा ये बता देते हैं कि यहां पे तुम्हारा दोनों लिटरल हो सकता है, दोनों वेरिएबल हो सकता है, एक वेरिएबल एक लिटरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। b लेस देन a है, b का वैल्यू क्या है 20 है ना, 20 लेस देन 50 है, ऐसा नहीं है, 20 50 से छोटा नहीं है। हम क्या चेक करेंगे, b जो है वो a से छोटा है, तो b क्या 20 a से छोटा है। अब ऐसा कैसे कंफ्यूज हो जा रहे हो? ठीक है, ये तो लेस देन हो गया। लेस देन में क्या है कि पहला वैल्यू को दूसरे के साथ चेक करता, पहला दूसरे से छोटा है या नहीं है, अगर है
तो ट्रू नहीं है तो फॉल्स। उसी तरह से ग्रेटर देन होता है। अब ग्रेटर देन चेक करते हैं। अगर लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू क्या 50 50, वो 20 से ज्यादा है 20 से ज्यादा है, हाँ है, ट्रू आ जाएगा। अच्छा, ए ग्रेटर देन 10, ए 10 से ज्यादा है, ए का वैल्यू क्या है, हड़बड़ाओ नहीं, आराम से सोच के बताओ। ए का वैल्यू 50, 50 10 से ग्रेटर है, हाँ है। अच्छा, ए ग्रेटर देन 100 नहीं है, क्योंकि ए 100 से ज्यादा नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा, फॉल्स। अच्छा, बी ग्रेटर देन ए है, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि बी का वैल्यू 20 ग्रेटर देन 50 नहीं है। इस तरह से ट्रू फॉल्स आ सकता है। ये हो गया लेस देन ग्रेटर देन। अब एक और ऑपरेटर होता है लेस देन और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। उसमें क्या होता है, तुम्हारा दो चीज चेक होता है कि वो ट्रू तब देगा, जैसे एक मान लो अभी हम लोग देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसके बारे में समझते हैं। इसमें दो ऑपरेटर है। पहला वाला ऑपरेंड जो है दूसरे वाले ऑपरेंड से या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। बड़ा भी होगा तभी भी ट्रू, अब बड़ा नहीं तो बराबर होगा तभी भी ट्रू, मैंने दोनों में से कुछ होना चाहिए। बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं, तब क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। जैसे अगर मान लो यहां पे ए में लिखा हुआ है 5 और बी में लिखा हुआ है 6, और यहां देते हैं कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या है 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, मतलब क्या हो गया 6, तो 5 6 से बड़ा है नहीं, 5 6 के बराबर है नहीं, जब दोनों में नहीं आ गया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, ए 3 से ग्रेटर है, ए का वैल्यू 5 है, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, तो अगर दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो 5 ग्रेटर देन 3 है, अगर जैसे ग्रेटर देन है तो इक्वल चेक ही नहीं करेगा, तो यहां सीधा सीधी क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अच्छा, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, बी जो है ए से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, बी का वैल्यू क्या है 6, 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो बी 6 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है, हाँ है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। अच्छा, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, ए ग्रेटर देन 5 है नहीं है, लेकिन ए इक्वल्स टू 5 तो है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है ना, अभी तुम लोग किए थे। बी जो है वो बड़ा है ना, ऐसे क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अच्छा, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, बी ग्रेटर देन नहीं बट इक्वल्स टू तो 6 है, तो जैसे ग्रेटर देन में चलता है वैसे लेस देन में चलता है, फिर लेस देन और इक्वल्स टू। जो दिमाग लगा रहे हैं, चलो अब आते हैं नेक्स्ट लेस देन इक्वल्स टू में। लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू में क्या होता है कि जो पहला वैल्यू है वो दूसरे से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। जैसे a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 10। अब अगर कहीं पे लिखा हुआ है a इज लेस देन इक्वल्स टू b, a जो है b से छोटा है या नहीं है, या बराबर है कि नहीं है, तो a का वैल्यू क्या है 5 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो छोटा तो है, ये क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर ऐसा लिखा हो b इज लेस देन इक्वल्स टू a, b a से छोटा है नहीं है, 10 5 से छोटा नहीं, 10 और b मतलब 10 5 की इक्वल्स टू है नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा, फॉल्स आ गया। a लेस देन इक्वल्स टू 5 है, लेस देन नहीं है, 5 लेस देन 5 नहीं बट इक्वल्स टू तो है, यहां क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा।
या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी चलेगा। अब ऑपरेटर आता है नेक्स्ट इक्वल्स टू। इक्वल्स टू के लिए देखो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे पिछले टॉपिक में, इक्वल्स टू ऑपरेटर इक्वालिटी के लिए जनरली मैथ में हम लोग इक्वल्स यूज करते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल्स असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू को असाइन करता है। तो अगर तुमको इक्वालिटी चेक करना है तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है डबल इक्वल्स टू। क्या होता है? डबल इक्वल्स टू, दो वैल्यू बराबर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए डबल इक्वल्स टू यूज होता है। जैसे यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ दिए 5 और बी है, यहाँ दे दिए 7, और अब हम लोग दे रहे हैं ए इक्वल्स टू बी। क्या आएगा? क्या ए बी के बराबर है? नहीं है। यहां क्या आ जाएगा? फॉल्स। ए इक्वल्स टू 5 है? क्या आ जाएगा? ट्रू। ए इक्वल्स टू 10 है? यहां क्या आ जाएगा? फॉल्स। बी इक्वल्स टू ए है? एक यहां सी भी ले लेते हैं, यहां 5 दे दिए। अगर लिखा हुआ ए इक्वल्स टू सी है, ट्रू हो जाएगा। सी इक्वल्स टू 10 है? समझ में आ गया? इक्वालिटी चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? इक्वल्स टू का। लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा बुलियन वैल्यू में आएगा, दो नंबर लेगा और एक बुलियन वैल्यू देगा। जबकि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता था? दो नंबर वैल्यू लेके नंबर वैल्यू ही देता था, न्यूमेरिकल लेके न्यूमेरिकल देता था। जैसे इक्वल्स टू होता है वैसे नॉट इक्वल्स टू होता है। वैसे क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नॉट इक्वल्स टू क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इक्वल्स टू। ये देखता है कि पहला वाला दूसरे के बराबर नहीं होगा तो ट्रू देगा, और बराबर होगा तो क्या देगा? फॉल्स देगा। तो बराबर नहीं होगा तो ट्रू, जैसे इक्वल्स टू क्या था? बराबर होगा तब ट्रू, इक्वल होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और ये अगर इक्वल नहीं होगा तो ट्रू, और अगर इक्वल होगा तो फॉल्स। जैसे यहां पे हम लोग देते हैं a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 7। तो अगर हम देते हैं a इज नॉट इक्वल्स टू b, क्या आएगा? a b के बराबर नहीं है। हाँ बात सही है, a b के बराबर नहीं है। हम आ गया तो यहां क्या हो जाएगा? ट्रू। हम देते हैं a नॉट इक्वल्स टू 5, ए तो इक्वल्स टू 5 है, और हम बोले कि नहीं होना चाहिए, तो यहां क्या हो गया? फॉल्स हो जाएगा। हाँ, एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू मतलब नॉट इक्वल्स टू, और डबल इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू। ए इज नॉट इक्वल्स टू 7, ट्रू है, ठीक है। बी इज नॉट इक्वल्स टू 10, बी इज नॉट इक्वल्स टू 7, इनको तो इक्वल्स टू है। समझ में आ गया? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल, या इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। तो हम लोग अभी देखें इस वीडियो में क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। अगला जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। अगला क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में फिलहाल 3 ऑपरेटर हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ा इसमें भी टाइम लगेगा, तो इसको अगला वीडियो में समझाते हैं।